एडोल्फ हिटलर के उदय की कहानी उस आदमी से शुरू नहीं हो सकती, बल्कि एक साम्राज्य के खंडहरों से शुरू होती है। पहले विश्व युद्ध, आप जानते हैं, 1914-1918 द्वारा छोड़े गए गहरे निशानों से शुरू होती है। जर्मनी, जो कभी गौरवशाली था, पूरी तरह से हार गया था। इस संघर्ष ने इसके संसाधनों को खत्म कर दिया था। एक पीढ़ी के युवा पुरुष नष्ट हुए और राष्ट्रीय मनोबल टूट गया। नवंबर 1918 में कैसर विल्हेम द्वितीय के पदत्याग ने जर्मन राजशाही को समाप्त कर दिया। सत्ता का खालीपन, एक निराश आबादी, जवाबों की तलाश में अपमान, विश्वासघात, इन भावनाओं ने चरमपंथ के लिए उपजाई जमीन तैयार की, जो महानता की वापसी और एक दुश्मन का वादा करती थी। वर्साई की संधि आई। 28 जून 1919, हॉल ऑफ मिरर्स, वर्साई, साइनिंग 1919। आर्चाइवल संधि बातचीत नहीं, थोपी गई थी। विजयी मित्र देशों ने शर्तें तय की। जर्मनी को दंडित और सैन्य खतरा रोकने के लिए योजनाएं। संधि के अपमानजनक खंड युद्ध अपराध खंड अनुच्छेद 231 ने जर्मनी को एकल जिम्मेदार ठहराया। कई जर्मनों के लिए यह कड़वी गोली थी। यह गहरी और दीर्घकालिक नाराजगी पैदा कर गया। युद्ध और कैसर के पदत्याग के बाद जर्मनी ने वीमर गणराज्य की शुरुआत की। 1911 से 1933 एक साहसिक लोकतांत्रिक प्रयोग उस शहर के नाम पर जहां इसका संविधान तैयार किया गया था। यह नई सरकार अपने समय की सबसे प्रगतिशीलों में से एक थी। सार्वभौमिक मताधिकार, एक अधिकार विधेयक, एक संसदीय प्रणाली। हालांकि यह उथल पुथल में पैदा हुई थी और हमेशा वर्साई की संधि के अपमान से जुड़ी थी। अपने पहले दिन से गणराज्य को दूरवाम से तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा और दूर दक्षिण से तीव्र विरोध भी। इस लगातार राजनीतिक अस्थिरता ने प्रभावी शासन को लगभग असंभव बना दिया, जिससे कमजोर और अल्पकालिक गठबंधन सरकारों का उत्तराधिकार हुआ। वीमर गणराज्य की नाजुकता आर्थिक संकटों से बेरहमी से उजागर हुई थी। 1920 के दशक की शुरुआत में सरकार ने भारी मात्रा में पैसा छापा, जिससे इतिहास में अतिमुद्रास्फीति के सबसे गंभीर मामलों में से एक शुरू हुआ। नवंबर 1923 तक जर्मन मार्क वस्तुतः बेकार था। कीमतें प्रतिदिन आसमान छू रही थीं और लोगों की जीवन भर की बचत रातों रात खत्म हो गई। एक पाव रोटी, जिसकी कीमत सुबह कुछ मार्क थी, शाम तक लाखों में हो सकती थी। इस आर्थिक तबाही ने मध्यम वर्ग को नष्ट कर दिया। व्यापक सामाजिक अशांति बढ़ी और लोकतंत्र में किसी भी शेष विश्वास मिट गया। एडोल्फ हिटलर, जिसका जन्म 1889 में हुआ था और 1945 में उसकी मृत्यु हुई थी, जर्मनी का मालिक बनने के लिए एक असंभव व्यक्ति था। ऑस्ट्रिया में जन्मा एक असफल कलाकार, प्रथम विश्व युद्ध में सजाया हुआ कॉर्पोरल। 1918 में जर्मनी की हार उसे दिशाहीन और विश्वासघात की भावना से भर गई। म्यूनिख के अराजक राजनीतिक परिदृश्य में उसने उद्देश्य पाया। उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। हिटलर ने सार्वजनिक बोलने की प्रतिभा खोजी। वह दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर सकता था। उनके डर, उनकी कुंठाएं, उनकी नाराजगी उसने पार्टी पर कब्जा कर लिया। नाम दिया राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन वर्कर्स पार्टी, नाजी। शुरुआती दौर में नाजी एक छोटे राष्ट्रवादी समूह थे। नवंबर 1923 में बियर हॉल पुट्श, असफलता। हिटलर गिरफ्तार और जेल गया। मुकदमे को उन्होंने राष्ट्रीय मंच बनाया। जेल के दौरान मैन कैंप लिखा। किताब आत्मकथा और विचारधारा, नस्लीय शुद्धिकरण, क्षेत्रीय विस्तार, लोकतंत्र का विनाश। यह पुस्तक नाजी आंदोलन का मूलभूत पाठ बनी। रिहा होकर उन्होंने कानूनी रास्ते से सत्ता पाने का निर्णय लिया। नाजी विचारधारा का मूल नस्लीय वर्चस्व का एक जहरीला और छद्म वैज्ञानिक रूप था। और हिटलर और उसके अनुयायी एक मास्टर रेस, आर्यों के अस्तित्व में विश्वास करते थे, जिनकी पहचान उन्होंने जर्मन लोगों से की थी। इस विश्व दृष्टि के अनुसार आर्य कथित तौर पर हर तरह से श्रेष्ठ थे, शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक रूप से, और दुनिया पर राज करने के लिए नियत थे। नस्लीय शुद्धता की यह अवधारणा उनके पूरे राजनीतिक प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय थी। उनका मानना था कि जर्मन राष्ट्र की ताकत मिश्रण से कमजोर और भ्रष्ट हो गई थी। उनका अंतिम लक्ष्य जर्मन वोल्क्स लोगों को शुद्ध करना और एक नस्लीय रूप से सजातीय समाज बनाना था, जो किसी भी ऐसे तत्व से मुक्त हो जिसे वे अवांछनीय या विदेशी मानते थे। इस मास्टर रेस को
परिभाषित करने के लिए नाजियों को इसके विपरीत पहचानना था, अनटरमेंशन या उपमानव। इस श्रेणी में विभिन्न समूह शामिल थे, स्लाव, पोल, रूसी, रोमा, जिन्हें अक्सर जिप्सियों कहा जाता है, और शारीरिक या मानसिक अक्षमता वाले लोग। हालांकि इस घृणित नस्लीय पदानुक्रम के सबसे नीचे यहूदी थे और उनके पूरे षड्यंत्र सिद्धांत के लिए केंद्रीय थे। नाजीवाद उग्र यहूदी विरोधी की नींव पर बना था। हिटलर ने जर्मनी की सभी समस्याओं के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया। प्रथम विश्व युद्ध में हार, वर्साय की संधि, महामंदी और साम्यवाद का उदय, उन्हें एक परजीवी जाति के रूप में चित्रित किया गया था, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्त का शोषण और नियंत्रण किया। राजनीति। एक बार सत्ता में आने के बाद नाजियों ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए केवल बल पर निर्भर नहीं किया। उन्होंने इतिहास में सबसे परिष्कृत और सर्वव्यापी प्रचार अभियानों में से एक शुरू किया। जोसेफ गोएबल्स के नेतृत्व में उनका लक्ष्य जर्मन लोगों के दिलों और दिमाग को जीतना था और हिटलर के प्रति अटूट निष्ठा सुनिश्चित करना था। नाजियों ने संचार के सभी रूपों पर नियंत्रण कर लिया। समाचार पत्रों को सेंसर या बंद किया गया। रेडियो स्टेशनों ने केवल राज्य अनुमोदित सामग्री प्रसारित की। फिल्म उद्योग का उपयोग नाजी विचारधारा का महिमा मंडन करने वाली फिल्में बनाने के लिए किया गया। संदेश सरल, दोहराव वाला और अथक था। हिटलर जर्मनी का उद्धार करता है। आर्य जाति सर्वोच्च है, यहूदी दुश्मन है। नाजियों ने तमाशे और अनुष्ठान की शक्ति समझी। वे बड़े सार्वजनिक रैलियां आयोजित करते थे, वार्षिक नूर्नबर्ग रैलियां। हजारों वर्दीधारी सदस्य सामंजस्य से मार्च करते थे। विशाल बैनर, नाटकीय प्रकाश व्यवस्था, उत्साहवर्धक संगीत। हिटलर के भाषण रैलियों का केंद्र थे। भीड़ अक्सर मंत्रमुग्ध हो जाती थी। रैलियां व्यक्ति को अभिभूत करने के लिए डिजाइन की गई थीं। यह फ्यूहरर के प्रति लगभग धार्मिक भक्ति पैदा करती थी। नाजियों का अगला लक्ष्य अगली पीढ़ी थी। उन्होंने बच्चों के दिमाग को कम उम्र से आकार देना चाहा। शिक्षा प्रणाली नाजी विचारधारा के अनुरूप बदल दी गई। नाजी शासन की घृणित विचारधारा को जल्दी ही क्रूर राजनीति में बदल दिया गया। 1933 में सत्ता संभालने के तुरंत बाद उन्होंने यहूदी आबादी और अन्य कथित दुश्मनों के खिलाफ उत्पीड़न का एक व्यवस्थित अभियान शुरू किया। पहला कदम कानूनी और सामाजिक भेदभाव था। नूर्नबर्ग कानूनों ने यहूदियों को उनकी जर्मन नागरिकता से वंचित कर दिया। यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगाया और धीरे धीरे उन्हें सार्वजनिक जीवन से बाहर कर दिया। यहूदियों को कानून से प्रतिबंधित कर दिया गया था, चिकित्सा से प्रतिबंधित कर दिया गया और शिक्षण से भी प्रतिबंधित कर दिया गया। उनके व्यवसायों का बहिष्कार किया गया और अंततः आर्यकरण किया गया। जब्त करके गैर यहूदियों को दे दिया गया। यह सब उनकी आजीविका छीनने के लिए डिजाइन था। जीवन असहनीय हो गया। कानूनी भेदभाव धीरे धीरे खुले हिंसा में बदल गया। क्रिस्टालनाच्ट 9 से 10 नवंबर 1938 सभाएं जलाई गईं, यहूदी घरों और व्यवसायों में तोड़फोड़ हुई और दर्जनों यहूदियों की हत्या हुई। लगभग 30,000 यहूदी पुरुषों को गिरफ्तार कर पहले एकाग्रता शिविरों में भेज दिया गया। क्रिस्टालनाच्ट ने दिखा दिया कि नाजियों की यहूदी विरोधी बातें अब केवल बातें नहीं रहीं, यह बड़े पैमाने पर हिंसा और आतंक की प्रस्तावना थी। जर्मन यहूदियों की किसी भी शेष उम्मीदें टूट गईं। 1939 में युद्ध फैला और पूर्वी यूरोप के बड़े हिस्से नाजी नियंत्रण में आ गए। लाखों और यहूदी नाजी नियंत्रण में आ गए। शासन की यहूदी समस्या एक नए और अधिक कट्टर चरण में चली गई। लेबेन्सराम की नाजी शासन की आक्रामक विदेश नीति अनिवार्य रूप से युद्ध का कारण बनी। ऑस्ट्रिया चेकोस्लोवाकिया बिना किसी प्रतिरोध के कब्जा करने के बाद हिटलर की महत्वाकांक्षाएं पोलैंड की ओर मुड़ गईं। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा की। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। शुरू में जर्मन सेना ने अपनी अभिनव ब्लिट्जक्रेग लाइटनिंग युद्ध रणनीति के साथ पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस को तेजी से जीता। 1941 तक हिटलर महाद्वीपीय यूरोप का मालिक था। हालांकि उसकी हठधर्मिता उसे एक घातक गलती करने के लिए प्रेरित करेगी। जून 1941 में
उसने सोवियत संघ पर आक्रमण शुरू किया, जिससे एक विशाल और क्रूर पूर्वी मोर्चा खुल गया। 1942 के बाद युद्ध निर्णायक रूप से बदल गया। आक्रमण कठोर रूसी सर्दियों में रुक गया, जिससे स्टालिनग्राद में विनाशकारी हार हुई। यह एक बड़ा मोड़ था, जिससे जर्मन सेना कभी उभर नहीं पाई। पश्चिम में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका युद्ध में प्रवेश हुआ, जिससे मित्र राष्ट्रों की पूरी औद्योगिक शक्ति जर्मनी के खिलाफ आई। मित्र देशों के बमबारी अभियानों ने जर्मन शहरों को मलबे में बदल दिया